नमस्कार, घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। घोषणा पत्र में मेरे आज के जो मेहमान की बिहार की सियासत में मौजूदगी किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए जब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक कसम खाई थी कि सेक्युलर वोट्स नहीं बंटने चाहिए। मगर आज अगर सीमांचल की 24 सीटों पे ओवैसी साहब को सफलता मिलती है तो यह लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए बुरी खबर होगी। तो ऐसे में उनके उस बयान का क्या हुआ, उस वादे का क्या हुआ? और यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं ओवैसी साहब बीजेपी और आरएसएस को इस देश की रूह का पहला दुश्मन मानते हैं। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। महाराष्ट्र में काफी हद तक सफलता मिली इन्हें। इसके अलावा बाकी राज्यों का रुख अगर ओवैसी कर रहे हैं तो उसका एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि संभवतः वो अपने आप को मुसलमानों की राष्ट्रीय पहचान के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज घोषणा पत्र में हमारे बीच ओवैसी साहब हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, मगर उससे पहले आइए देखते हैं कि उनके जीवन पर यह सियासी रिपोर्ट। हिंदुस्तान के 14 करोड़ मुसलमान उसकी आंख में उसकी गर्दन को काट देंगे। तमाम हमारे भाइयों से तीखे भाषणों और विवादों को लेकर ये चेहरा अक्सर सुर्खियों में रहा है। ये चेहरा आज मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद की राजनीति की पहचान रहे असदुद्दीन ओवैसी के नाम की चर्चा अब देश की राजनीति में भी है। 46 साल के असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति विरासत में मिली। पिता सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 6 बार सांसद रहे। हैदराबाद में पैदा हुए असदुद्दीन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी हैदराबाद में ही हुई। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां कानून की डिग्री ली और बैरिस्टर बनकर लौटे। लेकिन असदुद्दीन ने रास्ता चुना राजनीति का। असदुद्दीन लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। उन्हें साल 2014 में संसद रत्न का अवार्ड मिल चुका है। लेकिन असदुद्दीन को अक्सर विवादों के लिए याद किया जाता रहा है। असदुद्दीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोलते हैं तो सुपरस्टार सलमान खान को बेवड़ा कहने से भी नहीं चूकते। विवाद अपनी जगह, लेकिन सच ये भी है कि हैदराबाद और आसपास ओवैसी की सियासी ताकत का कोई तोड़ नहीं ढूंढा जा सका है। तो इसके पीछे एक वजह यहाँ किए गए विकास के काम भी है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर सड़क, अस्पताल और मोहल्ले की नाली तक हर काम में ओवैसी अपना सीधा दखल रखते हैं। एआईएमआईएम के इस दफ्तर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं और इसीलिए पार्टी का काम जमीन पर नजर आता है। ओवैसी अपने दम पर अपनी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। हैदराबाद से निकलकर ओवैसी महाराष्ट्र में भी मजबूत हो रहे हैं। अब उनकी नजर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर है। और मैं ओवैसी साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। ओवैसी साहब आए और इस मंच के जरिए बिहार की जनता को बताएं कि आप जहां मैदान में हैं, आपकी भूमिका क्या होगी इन चुनावों में और लोग आप पे क्यों एतबार करें। हमारी पार्टी ने बिहार के असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो फैसला लिया वो पूरे बिहार के हद तक नहीं है, बल्कि सिर्फ सीमांचल के इलाके के हद तक हम असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। और आज ही हमारी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि सीमांचल के 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज से हम अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। और जहां कहीं भी हमारे कैंडिडेट्स नहीं होंगे, हमने ये साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बिहार हो,
दूसरे हिस्से हों बिहार के या सीमांचल के दूसरे हिस्से हों जहां पर हमारे कैंडिडेट नहीं है, वहां से सेकुलर पार्टी को या सेकुलर कैंडिडेट को कामयाब करिए, बीजेपी को शिकस्त दीजिए। सीमांचल में इलेक्शन हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि सीमांचल से इंसाफ नहीं हुआ और सीमांचल की नाइंसाफी के लिए हम कांग्रेस को, आरजेडी को, बीजेपी को और नीतीश को जिम्मेदार ठहराते हैं और सीमांचल की पसमानदगी और डेवलपमेंट के लिए हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा ये भी मुतालबा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 371 है उसको इस्तेमाल करके सीमांचल के लिए रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। सवाल ये पैदा होता सीमांचल ही क्यों? अगर आप आंकड़े देख लें, चाहे अगर आप हाई स्कूल की तादाद देख लें जो कैमूर और बेगूसराय में है, किशनगंज और पूर्णिया में है, तो उसके आधे के बराबर भी नहीं है। सीमांचल में कोई टेक्निकल मेडिकल कॉलेज नहीं है। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स आप देख लीजिए, बेगूसराय में कितने ज़्यादा हैं और वहीं पर अरारिया में कितने हैं। प्राइमरी स्कूल में बच्चों का जो एनरोलमेंट होता है वो देख लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स अरारिया और बेगूसराय में। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देख लीजिए कितनी मिलती अरारिया को, नालंदा को कितनी मिलती है जो नीतीश कुमार का जिला है। वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड, कोऑपरेटिव लोन, बीपीएल जो परसेंटेज है, स्टेट ट्यूबवेल की तादाद है, ये तमाम ये बता रहे हैं कि सीमांचल से इंसाफ नहीं हुआ। हम इसी इंसाफ की लड़ाई को लेकर सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमको उम्मीद है कि जिन 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें एक दलित कैंडिडेट को भी हमने अपना उम्मीदवार बनाया है, वहां पर सीमांचल की आवाम हमको अपना तायीद देगी, अपना वोट देगी और इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी वहां से मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्थान ग्रहण करें ओवैसी साहब और इस माइक का इस्तेमाल कीजिएगा अपने जवाब देने के लिए। तो आइए अब हम रुख करते हैं कार्यक्रम का पहला सवाल। बच्चों को यतीम कर दिया, सुहागों को उजाड़ दिया। अरे इस दरिंदे के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, है मेरा सवाल है। अरे मेरी आंख रोती है। अगर कांग्रेस 2004 में इख्तिलाफ पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती, जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती, तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं होता। ओवैसी साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बिहार के चुनाव हैं और इस तरह के भड़काऊ बयान, जहां अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मोदी को दोष मुक्त कर दिया है। बड़ा प्रश्न ये भी कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी ने भी उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। शैतान और जालिम, क्या इन शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया जाना चाहिए? आप आज अखबारात नहीं पढ़े होंगे। अगर आप आज अखबार पढ़ते तो राम जेठमलानी ने जिससे ज्यादा कहा, फ्रॉड कहा, चीट कहा और कहा कि धोखा दिया गया है, तो राम जेठमलानी साहब ने तो इससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल। राम जेठमलानी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी एक मौजूदगी है सियासत में। जेठमलानी पटना जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये चीट हुए, चीट किए गए, फ्रॉड हुआ, 1 रैंक 1 पेंशन में आर्मी को धोखा दिया गया, इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल कहा कि हराओ बीजेपी को। अब रहा सवाल, आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी, ये सब बातें आपने कही हैं। देखिए, हमारे मुल्क में जो लीगल सिस्टम है, आज भी जकिया जाफरी केस लड़ रही है। जकिया जाफरी का केस अभी चल रहा है और उसमें उनका मानना ये है, उनका मुतालबा ये है कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व थे। तीसरी बात यह है कि जो चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का होता है तो उनकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये होती है कि उस स्टेट के रहने वाले बाशिंदों को, चाहे वो किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, जात से ताल्लुक हो, उनकी जान और माल की हिफाजत की जाए। जो उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उसमें नाकाम साबित हुए। इसीलिए वहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, करोड़ों रुपए ज्यादा नुकसान हुआ। आज भी वो लोग परेशान हैं। तो इसीलिए हमारा मानना ये है कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में हुए को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ उसकी मिसाल ये भी दी जा सकती है कि माया कोटनानी, बाबू बजरंगी को लाइफ सेंटेंस हुई, प्रोसिक्यूशन उनको फांसी का मुतालबा करना चाहता था,
तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर आज के मौजूदा वजीर आजम ने कहा कि अपील मत करिए, लाइफ बरकरार रहिए। और हम क्या देखते हैं कि माया कोडनानी और बाबू बंजरंगी ज्यादा वक्त जेल से बाहर गुजार रहे हैं बनिस्बत के जेल में गुजारने के। इतना हीनियस क्राइम के लिए वो लोग, उनको कन्विक्शन मिला। ओवैसी साहब, बड़ा सवाल ये है कि आप जो तुलना कर रहे हैं राम जेठमलानी की, राम जेठमलानी के अपने दर्द हैं उनके। यहां पर क्या आप रूल ऑफ लॉ को स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, रूल ऑफ लॉ को उस वक्त स्वीकार करूंगा जब हमारे लीगल सिस्टम के पूरे अपील सिस्टम को हम एग्जॉस्ट कर लेंगे। शैतान और शैतान और जालिम ओवैसी साहब, जब पूरे अपील के जो सिस्टम है उसको एग्जॉस्ट कर लेंगे, उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि नहीं ये इसमें अब बिल सही है तो बिल मानना पड़ेगा। ओवैसी साहब, आप जानते हैं आप मेरे सवाल से बच रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, शैतान और जालिम क्यों? आपको कौन से अदालत का, कौन सी पंक्ति की, कौन सा जो शब्द है जिसमें इसका इस्तेमाल किया है? वो ओरल ऑब्जर्वेशन भी याद आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के ताल्लुक से एक जज ने कहा था कि मिसाल दी थी कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहे थे, वो भी तो अखबारात में आया। तो वो भी वहां पर है। जिस दिन पूरे अपील सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यकीनन आप और हम बैठकर बोल सकते हैं कि हाँ, अब तो अपील सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुका है, अब इसमें कोई लीगली कोई अपील नहीं की जा सकती, तो यह मान लेंगे उस बात को। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में तो यकीनन वो फेल हुए, मैं ये बात को मानता हूं। चलिए, सवालों के सिलसिले को आप फ्लोर की तरफ ले जाते हैं। पहला सवाल, फिर घूम फिर के वहीं आते हैं शैतान पे। धोखेबाज और शैतान ये दो बहुत विभिन्न शब्द हैं। और शैतान ये आपके धर्म में, हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में बहुत बुरा माना जाता है। क्या आपको लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री के प्रति ये शब्द कह के क्या आप राजनीति करना चाहते हैं, या एक ऐसी बात दिखाना चाहते हैं कि आपको इस देश में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन हेड में कोई कतई विश्वास नहीं है? नहीं, देखिए, अल्फाज का इस्तेमाल के ऊपर आप और हम बहस कर सकते हैं, जरूर बहस होनी चाहिए। और मैं तो जब अकबर वापस आएंगे उनसे कहूंगा कि एक मर्तबा वो भी घोषणा पत्र में आ जाए, आपके सवाल का जवाब दें। तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम को क्रिटिसाइज करना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ताल्लुक है? कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की माफ कीजिएगा, सवाल क्रिटिसाइज करने का नहीं है वो साहब, सवाल आरोपित करने का है। उनको शैतान जैसा कार्य किया होता तो मान जाते कि चलो आपने कोई किया है। आपने उनको शैतान कहा, जालिम कहा। ये जालिम तो आप जस्टिफाई कर सकते हो किसी हद तक, यदि आप करना चाहो तो। 50% लेकिन तो शैतान ये शब्द इस देश के प्रधानमंत्री को कह के, वो प्रधानमंत्री अब 120 करोड़ जनता के हैं, इस भारत की शान है। भले ही लोगों ने गलती की, क्या की, यह डिबेटेबल सवाल है, लेकिन उनको शैतान कहना किसी भी आपके जैसे सुलझे हुए राजनीतिज्ञ को क्या शोभा देता है? नहीं, अब अल्फाज का इस्तेमाल के ऊपर जैसा मैं कह रहा हूं कि बहस हो सकती है, और इलेक्शन का माहौल है, उसमें बहुत सी पार्टियां बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये गुजरात का जो मामला है उसको तो अगर ये कहेंगे कि भूल जाइए आप, उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में नाकाम साबित हुए, और उसी नाकामी की वजह से वहां पर तमाम दंगे और फसाद हुए। नहीं, आप जानते हैं बिहार के इतिहास में लालू यादव के 15 साल को आप जंगल राज कहें, जो भी कहें, कम से कम 25 सालों में कोई बहुत बड़े दंगे नहीं हुए। मगर अगर अकबरुद्दीन इस तरह के बयानात वहां पर देंगे, अकबरुद्दीन इस तरह के बयानात देंगे तो आप हालात में बहुत ज्यादा तनाव पैदा करेंगे। ओवैसी साहब, आपका रिकॉर्ड गलत है, इसलिए कि फोर्ब्सगंज में क्या हुआ, नीतीश ही चीफ मिनिस्टर थे। आज मैं आपको कह रहा हूं कि जून, इस साल जून तक, 31 जून तक 56 लोगों की मौतें हुई कम्युनल राइट्स में, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार में हुई हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुई हैं। भागलपुर के राइट की रिपोर्ट 2005 में नीतीश ने कहा कि भागलपुर की इंक्वायरी कमीशन, 10 साल के बाद आज रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि डिटेल में उस पर जाऊं। उसमें कुछ नहीं है, पहाड़ खोदा और चूहा निकला। तो ये भी भागलपुर कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है। और अगर आप सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे तो वो भी हमारे सामने है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स, कई रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं कि इनके दौर में कितने कम्युनल राइट्स हुए, इंसिडेंट्स हुए जिसको रोकने में नाकाम साबित हुए। अगला सवाल। वैसे साहब, मेरा नाम शेष नारायण मैं जानता हूं सर आपको। ज़हीर नसीब मियाँ, आप निहायत ही सोफिस्टिकेटेड और पढ़े लिखे इंसान हैं, आलिम हैं, तालीम दुनिया भर से लेके बैठे हैं। आप मेरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इस्लाम में शैतान का तसव्वुर क्या है? इस्लाम में सबसे बड़ा जो तस्वुर है वो ये है कि पहले अपने नफ्स को दबाओ, अपने नफ्स को अपने आप पे हावी होने मत दो। और जो शैतान का तस्वुर है वो ये है कि जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाए, जो आपसे गुनाह करवाए, जो आपको इस राह पर लेकर चले कि किसी की तबाही और बर्बादी देखकर आप खुश हों, किसी के मरने को देखकर आप खुश होते हैं। तो मैं तो कोई आलिम नहीं हूं इस्लाम का, मगर जो मैंने अपने बुजुर्गों के पैरों के पास बैठकर सुना वो कह रहा हूं। मगर इसका अगर सही डेफिनेशन चाहिए तो आपको एक स्कॉलर को बुलाना पड़ेगा इस्लाम के, ताकि वो आपको बता सके कि इस्लाम में शैतान का तस्वुर क्या है। मैं जो थोड़ा बहुत समझा हूं आपको बता रहा हूं। तो क्या जो भी इस्लाम में शैतान का जितना तस्वुर आप समझे हैं और थोड़ा बहुत हमने भी समझा है, क्या उस हिसाब से मोदी उसके लिए क्वालिफाई करते हैं कि उनके ऊपर पत्थर मारे जाएं, पूरी कौम पूरी दुनिया पत्थर मारे? आपको क्या लगता है? क्योंकि शैतान के ऊपर हम पत्थर मारते हैं। नहीं, पत्थर तो हम लोग जो है हज करने जब जाते हैं जब मारते हैं शैतान को। यहां पर सियासत में हराना जरूरी है। सियासत इलेक्शन में उनको वोट से हराना जरूरी है और अपने चीजों को आवाम के सामने रखकर, ताकि जमहूरियत में आवाम उसका फैसला कर सके। नहीं, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि बिहार के चुनावों में गुजरात के दंगों का जिक्र क्यों? आप अगर माहौल को नहीं, एक मिनट मेरे सवाल सुन लीजिए। अगर आप माहौल में ध्रुवीकरण पैदा करते हैं ओवैसी साहब, तो इसका सीधा नुकसान सेक्युलर पार्टीज को होता है। देखिए, मैं सीधा नुकसान सेक्युलर पार्टीज को होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारा जो इलेक्शन हम लड़ रहे हैं उसमें अकबरुद्दीन की 2 घंटे की तकरीर हुई। उसमें आपको एक ही पॉइंट चुभ रहा है या एक ही पॉइंट पसंद आ गया नहीं मालूम मुझे, मगर उन्होंने सीमांचल की बात की, नीतीश को भी उन्होंने बताया कि एक्सपोज किया, कांग्रेस को भी एक्सपोज किया। मगर मिजाज ये बन चुका है कि सब पर बोलिए, हमारे लाडले वजीर आजम पर मत बोलिए। ये तो नहीं हो सकता है ना जमहूरियत में कि सब पर बोला जा सकता है मगर उनको क्रिटिसाइज मत करिए। यकीनन उनको मैंडेट मिला है, यकीनन उनको हिंदुस्तान के अवाम ने वोट देकर कामयाब किया है, यकीनन उनको 2280 एमपी सीट मिले हैं, यकीनन उन्होंने अपनी कामयाबी से मुस्लिम वोट बैंक के इस मिथ को तोड़ा है। मगर क्या गुजरात को हम भूल जाएंगे? ओवैसी साहब, आलोचना करना और किसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना जो गरिमा की लक्ष्मण रेखा के बाहर हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप भड़काते हैं लोगों को, उनके समर्थकों को भड़काते हैं। और ऐसा नहीं, इतिहास है अकबरुद्दीन ओवैसी का। मैं नहीं समझता, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का इतिहास नहीं है ओवैसी साहब? मैं देखिए, आवाम अक्लमंद है, आवाम जानती है कि किसको किस तरह से वोट देना नहीं देना। हमारा काम हम सामने रखेंगे, पसंद नहीं आएगा तो हमको हरा देंगे जी, पसंद आएगा जिता देंगे जी। एक और सवाल लेते हैं। ओवैसी साहब, मेरा नाम संगीता तिवारी है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, आप खुद मानते हैं कि संविधान को, देश के संविधान को आप मानते हैं? अभी आपने कहा कि अगर टेक्निकली जाएं तो जो लीगल ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। नहीं हुए। आपने खुद कहा कि टेक्निकली अगर माने तो हो चुका है। नहीं हुए। मैंने कहा नहीं हुए। जहां पर हो जाएंगे एग्जॉस्ट, जब हम बराबर कह सकते हैं कि क्लीन चिट दिया जा चुका है, नहीं दिया जा चुका। अपील देखिए, ऐसा नहीं, जकिया जाफरी अपील कर रही है। लीगल सिस्टम में अभी अपील बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील होगी। अगर जकिया जाफरी फेल होगी। वैसी साहब, अभी तक जो लीगल सिस्टम, जो ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए, वहां पर क्लीन चिट मिल चुका है। और जालिम और शैतान शब्द वैसे में इस्तेमाल करना कितना सही है उस व्यक्ति के लिए जिसे एसआईटी ने, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करी थी, उसने क्लीन चिट दिया है? तो क्लीन चिट कोर्ट तो नहीं दिया है, एसआईटी। जिस दिन लीगल अपील का पूरे सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएंगे
मैं आपकी बात को ऑन चैनल आके कहूंगा हाँ बिल्कुल सही है, अपील सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुकी है, मगर तब तक आप देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों को सही देश के कराएंगे, शैतान शब्द को? जब तक लीगल सिस्टम में अपील की गुंजाइश है, उस वक्त तक मिस्टर नरेंद्र मोदी पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनली जिम्मेदार हैं, जहां पर गड़बड़ हुई 2002 में, मगर शब्द की बात नहीं, शब्द की बात या दूसरी बात जो भी होगी जी, जिस दिन लीगल सिस्टम उनको पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा अपील का, उसके बाद आप मुझे बुला, मैं कहूंगा हाँ बात सही है। चलिए, और अब हम रुक करते हैं कार्यक्रम के अपने दूसरे बड़े सवाल का। बिहार के लिए बेहतर कौन, मोदी या नीतीश? बिहार ने सामंतवाद भी देखा है, पूंजीवाद भी देखा है, और बिहार ने वंशवाद भी झेला है। सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए। अब वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा के लोग ग्राम पंचायत का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़े। ओवैसी साहब, नीतीश कुमार ने काफी हद तक बिहार की छवि को सुधारने की कोशिश की है। बीजेपी उसके साथ ही 7.5 साल, दोनों ही उस विकास में अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। बेहतर विकल्प कौन है, नीतीश या बीजेपी बिहार के लिए? नहीं, दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं, मगर जरूरत इस बात की है कि पहले सीमांचल में हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करना, उसके बाद बीजेपी को शिकस्त देना, ये हमारा ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है। एक सवाल। ओवैसी साहब, मैं अनिल आनंद हूँ, सहाफ़ी हूँ दिल्ली से, और एक शेर की मार्फत अपना सवाल शुरू करता हूँ कि नज़र उनकी, ज़बां उनकी, मैं किसको मोहतबर मानूं, नज़र कुछ और कहती है, ज़ुबां कुछ और कहती है। आपका केस कुछ मुझे ऐसा ही लगता है, चाहे आप जो मर्जी कहें, आप कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब की मदद करते नजर आ रहे हैं। ये क्यों, कैसे? और ये शेडो बॉक्सिंग जो है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, अकबरुद्दीन साहब एक एक्सट्रीम पे चले गए, शायद आप अगली बार आप बिहार जाएंगे तो उससे बढ़ के बोलेंगे या कम बोलेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। आखिर आप कर क्या रहे हैं? सर, आपके बाजू दो आपके जर्नलिस्ट दोस्त बैठे हैं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए मैं क्या हूं। अभी तो कोई तायद में बोल रहे थे कि मोदी के बारे में क्यों बोले, प्रोग्राम का आगाज हुआ मोदी पे क्यों बोले, और आप एक बात कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों में कुछ जुगलबंदी नहीं दिख रही मुझे। नहीं, देखिए, इसमें कोई एक मिनट, सुनिए, इसमें विरोधाभास नहीं है। नहीं, जर्नलिस्ट व्यू पर सवाल आप कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। तो एक ही प्रोग्राम में एक इल्जाम मुझ पर ये लगता है, एक ही प्रोग्राम में एक इल्जाम मुझ पर ये लगता है, तो अब मैं कितने इल्जामात का जवाब दूंगा? अच्छा, सवाल ठीक है, आप सवाल, मैं अल्फाज को वापस सवाल कर रहे हैं, मगर सवाल एक ही, दो सवाल हो जा रहे हैं कि एक तो बीजेपी की तायद में है, एक मुखालिफत में है, एक मोदी की मुखालिफत में है या मोदी की तायद में है। तो मेरा मानना यह है कि हम यकीनन बीजेपी आरएसएस के खिलाफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये हमारे लिए फख्र की बात है। नहीं, इसमें दोनों में विरोधाभास नहीं है ओवैसी साहब, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं, जब आप भड़काऊ बयान देते हैं, तो आप एक पोलराइजेशन की स्थिति पैदा करते हैं, जिसमें फायदा बीजेपी को हो रहा है। अच्छा, तो सेक्युलर पार्टीज को नुकसान हो रहा है। अच्छा, कोई विरोधाभास नहीं है दोनों में। अच्छा, जैसा बैंगलोर में हुआ, बता जाए। अच्छा, ये बताइए, बेंगलुरु की आप बात कर रहे हैं, बेंगलुरु में 100 सीट बीजेपी जीतती है, 100 जीत जाती है। कांग्रेस और जेडीयू कितने जीतते हैं? मैं दिल्ली इलेक्शन नहीं लड़ा, कांग्रेस हार गई। आपके झारखंड नहीं लड़ा, मैं जम्मू कश्मीर नहीं लड़ा, कांग्रेस हार गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में नहीं लड़ा, कांग्रेस हार गई। अगर ये हार रहे हैं तो इसमें मेरी गलती क्या है? ये तो हिंदुस्तान की आवाम फैसला कर। ओवैसी साहब, दिल्ली के चुनाव के बाद जब मंथन हुआ तो उसमें एक बात ये भी निकली थी कि हमने गलती की, ओवैसी साहब को यदि दिल्ली में इंट्रोड्यूस करते तो शायद बीजेपी चुनाव जीत जाती, ये बीजेपी का कहना था, और वही बिहार में होते हुए दिखाई देता। अभी आपने मुख्तार अब्बास नकवी का बयान नहीं पढ़ा होगा। देखिए, नकवी ने कहा कि ओवैसी और नो ओवैसी हम बिहार जीत रहे हैं। नहीं, वो निर्मला सीतारामन एक बयान कहती है। अरे ये तो
आप फिक्र मत करिए, अंडर टेबल कुछ नहीं होगा, अक्रॉस आपके सामने मैं कह रहा हूँ। सवाल ये है कि जहां पर आपके बयानात से वहां हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हुआ। कभी 73 सीटें नहीं मिली थी बीजेपी को, लेकिन एक दंगे ने उनको 73 सीट्स दिलवा दी। ऐसा ही कुछ माहौल यदि वहां बनता है तो ये बीजेपी उत्तर प्रदेश भी इलेक्शन में लड़ा। ये समझ में नहीं आता, आप एक सियासी होने के नाते भी आप कैसे स्टेप उठाते हैं जिससे बीजेपी को ही फायदा हो रहा है बार बार। नहीं, आपका बोलना बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा मैं, कैसे 71 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, कैसे एक ही यादव फैमिली के 5 लोग जीत जाते हैं। मैं जिम्मेदार हूं उसका। मुसलमान आजादी के बाद से पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश में नहीं जीता, इसका जिम्मेदार मैं हूं। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सिर्फ 23 मुसलमान एमपी हैं, इसका जिम्मेदार मैं हूं। आज बिहार में 42% लिटरेसी रेट है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। आज बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% और एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 18% जेल में, इसका जिम्मेदार मैं हूं। हम इन हुकूक की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो इसको, और हम नागाज से पीस डील करते हैं सर, हथियार डालो और इलेक्शन लड़ो। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि क्यों लड़ रहे हैं जी। जमहूरियत क्या मजाक बन के रह जाएगी? इंडिया एक हेटेरोजेनस कंट्री है, याद रखिए। जितने फेथ, जितने प्रैक्टिसेस यहां पर दुनिया में कहीं नहीं है, तो जाहिर है क्या पॉलिटिकल जमीन सुकड़ के रह जाएगी कि एक दो ही ग्रुप होगा, 2 अलायंस होगा? जी, नहीं हो सकता ऐसा हिंदुस्तान में। चलिए अब हम रुक करते हैं कार्यक्रम के अगले सवाल, और जिसका जिक्र अभी हो भी गया था कि क्या सेक्युलर मोर्चे का वोट काटने का काम तो नहीं करेंगे ओवैसी। देखते हैं। क्या बिहार में ओवैसी वोट कटवा के रोल में हैं? आज सीमांचल को शेरों की जरूरत है, बंदरों की जरूरत नहीं है। तुम जिस दिन शेर को आगे भिजाओगे वो शेर इन लोगों पर हमला करेगा। जमहूरी अंदाज में सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम के हक का मुतालबा करेगा। आज आपको शेर को मुंतखब करना है, ये बंदरों को मुंतखब करना नहीं है आपको। नहीं, मैंने माना ओवैसी साहब कि एक जमाने में बिहार में जंगल राज था, मगर आप शेरों और बंदरों के मायनों में बात करें। मगर मेरा सवाल कुछ और है। आप कहते हैं कि साहब मेरी जिम्मेदारी नहीं है अगर सेक्युलर मोर्चा का वोट कट रहा है, मेरे पे ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपकी वेबसाइट AIMIM.in ये आपकी आधिकारिक वेबसाइट नहीं है? नहीं है? ये नहीं है, हमारी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। आप चेक कर लीजिए, उसको मालूम भी करवा लीजिए। सर्विस प्रोवाइडर्स हमारी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, क्योंकि ये नहीं है। ये बहुत से वेबसाइट्स खोल ली, हमारी कोई वेबसाइट नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अख्तरुल इमान आपके चेहरे हैं कि नहीं AIMIM के? जी हाँ, अख्तरुल इमान ने 2014 में जानबूझकर चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे सेक्युलर वोट कटे, और यही वजह था कि हक साहब जीते थे सीमांचल में। गलत। आज विडंबना देखिए ओवैसी साहब की, वो मैदान में हैं आपका चेहरा बन के। ये क्या है? नहीं, आप प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम सवाल करने से पहले ये भी तो देख लीजिए कि कौन से फेज में सीमांचल में किशनगंज से जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हो लास्ट फेज था, पहले इलेक्शन हो चुका था। प्लीज आप चेक कर लीजिए और मुझे झूठा साबित कर दीजिए। इलेक्शन का कौन सा फेज था ये, और अख्तरुल ईमान इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? वहां के जिम्मेदारों ने उनसे आकर कहा कि आप इलेक्शन मत लड़िए, अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो वहां पर मौलाना की कामयाबी के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, सुनिए, उस वक्त सेक्युलर वोट्स नहीं कटने देना चाहते। सुनिए, अख्तरुल ईमान वापिस हो गए। आज हम सिर्फ 6 सीट पर लड़ रहे हैं। 243 में से 6 सीट पे मैं लड़ रहा हूं, मगर तकलीफ सबको हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जो लालू के समधी हैं, वो 200 सीट लड़ रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। मायावती लड़ रही है 150 पे, किसी को तकलीफ नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट फ्रंट 200 सीट पर लड़ रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। मैं 6 सीट लड़ रहा हूं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो रहा है। सबके पेट ने ये बताइए कि 200 सीट 3 अलायंस लड़ रहे हैं, और मैं 6 सीट पर आसमान गिर रहा है क्या? यकीनन गिरेगा आसमान, क्योंकि अब इंसाफ की बात होगी। अब सीमांचल के हक के लिए लड़ेंगे ताकि असेंबली में कोई आवाज उठा सके। मगर ये सेकुलरिज्म का पूरा क्वेश्चन मार्क, बोझ मुझ पर मत डालिए। कभी उनसे पूछिए जो 200 सीटें लड़ रही हैं।
और इनके समधी सुद के समधी हैं भैया। समधी साहब पर तो दबाव सीबीआई का है, बहन जी पर भी दबाव सीबीआई का है। आप पर क्या दबाव है? मैं 6 सीट लड़ रहा हूं आप सिर्फ, पर क्या मैं दबाव 6 243 में 6 लड़ रहा हूं, 6 लड़ रहा हूं, और आप इसको कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। असदुद्दीन साहब, आप लिंकन इन गए, वहां से आप बैरिस्टर हैं, पिछली सदी में भी एक जनाब गए थे वहां पे, और ही इज क्रेडिटेड कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कॉमनल एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया। बिहार की राजनीति जो है आज तक कास्ट के लिए, कास्ट बेस्ड राजनीति के लिए बदनाम रही, लेकिन इस चुनाव के बाद आप वोट काटे ना काटें, जिसको करें ना करें, लेकिन यह बात तो तय है कि इस चुनाव में इंटर करने के बाद, आपकी पार्टी के इंटर करने के बाद बिहार की राजनीति में कॉमनल एलिमेंट इंटर कर जाएगा। और आप इतने पढ़े लिखे नेता हैं, इतने आर्टिकुलेट नेता हैं, और आप धर्म की राजनीति से उठ करके देश की राजनीति क्यों नहीं करते हैं? जो एक बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी गर्म हवा, भीष्म साहनी की कहानी पर थी, कि सबके साथ चल के अपने धर्म के युवाओं को देश के बाकी युवाओं के साथ चलने के लिए क्यों नहीं कहते? आप एक्सक्लूशन की राजनीति क्यों करते हैं? देखिए, आपका इशारा किस तरफ है मैं समझ चुका हूं, मगर आपको ये जानना पड़ेगा कि हम जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, हम मुसलमान हिंदुस्तान में इंडियन बाय बर्थ भी हैं, और हमारे को एक एक्स्ट्रा हमारे पास जो चीज़ है वो इंडियन बाय चॉइस है, जो दूसरे मजहब के लोगों के पास नहीं है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव राइट है कि हम इंडियन बाय चॉइस भी हैं, बर्थ भी हैं। दूसरी बात कि मैं मुल्क के सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा हूं। मैं लोगों को डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं कि भैया आप उस रास्ते पर मत जाइए जो तशद्दुद का रास्ता है, बल्कि आप डेमोक्रेसी में आइए, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होइए और अपने हुकूक की लड़ाई लड़िए। तीसरा, आप कहते हैं कि बिहार की राजनीति में कम्युनलिज्म आ गया। सर, मुझे यह बताइए कि 243 एमएलएज में से 17% की आबादी में 6.5% मुसलमान इलेक्ट होते हैं, तमाम कास्ट इलेक्ट हो जाती है उनके बराबर, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? कितने एमपीज जीत कर आना था? नहीं, मुझे अपने सवाल का जवाब देने दीजिए, उसके बाद पूछिए। मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं सवाल सुनना पसंद आते हैं मुझे। एमपीज कितने हैं, क्यों कामयाब नहीं होते? ये मेरे पास मैं दे जाता हूं आपको नेशनल सैंपल सर्वे 68 to 71 राउंड का डेटा मेरे पास है। आपको मालूम सर कि एजुकेशनल इंडेक्स, सोशल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, मटेरियल वेलबींग इंडेक्स, सीमांचल के चारों जिलों में मटेरियल वेलबींग इंडेक्स नहीं है। कौन सी राजनीति हो रही है फिर ये? क्या ये मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगी? आप सब बातें कहिए मुझसे, मगर मैं आपके सामने डेटा दे रहा हूं। इसका जिम्मेदार आप किसको बोलेंगे कि मेरा मटेरियल वेलबींग इंडेक्स 0 है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, आप स्कूल प्रोवाइड नहीं करते, स्कॉलरशिप मैं पूछता हूं नहीं देते। और आपको मैं कह रहा हूं, आज हैदराबाद में आप हैं, मेरे साथ चलिए, किसी के साथ जाइए, आज आपको हम बताएंगे कि सीमांचल के 12-13 साल के बच्चे का हैदराबाद में बैग्स बना रहे हैं, हैदराबाद के 17 साल के बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है सर? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स का ताल्लुक राष्ट्र डेवलपमेंट से है, इंसाफ से है। असदुद्दीन साहब, आपने कहा कि आज एमएलएज नहीं है आपके यहाँ से, आज एमपीज नहीं है आपके यहाँ से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। देखिए, अगर आप गूगल पे जाएंगे और हिंदुस्तान के मुसलमान लीडर्स की बात करेंगे तो आपको 18 नाम शुरू में बॉलीवुड के आएंगे। तो अगर आपके नाम नहीं है, अगर आप कहीं तो आप ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कौन है? नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप लोग हैं, आपसे मुराद जो पार्टीज इन पावर हैं, इसके नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पार्टीज इन पावर हैं। नहीं, छवि का स्टीरियोटाइप लोगों के सामने रखेंगे, जब आप उनकी छवि का स्टीरियोटाइप लोगों के सामने मैं आपको नहीं तो सर, नहीं, मैं आपको डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, मैं लिटरेसी लेवल्स के इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमको, और आपके भाई बिल्कुल वो भी वही बात कर रहे हैं। उसमें अगर आपको डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, आपको गलती हो सकता है, ठीक है। इसमें आपकी मदद, मोदी से आपकी मदद की उम्मीद है। आपने इसी प्रोग्राम में पिछली बार कहा था कि आप सेकुलरिज्म के कुली नहीं बनना चाहते। बिल्कुल, तो मैं हमने आपकी बात मान ली। बिल्कुल। तो क्या आप जो हिंदुत्व का कम्युनलिज्म है उसके अलंबरदार बनने का फैसला कब कर लिया आपने? कहाँ बन रहे हैं? अब कर तो रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? एलानिया एग्जाम्पल दीजिए। गांव में संगीता भी आपसे सवाल पूछने जा रही हैं। इस सीमांचल में इनका गांव है, घूम के आई हैं, हर गांव में लोग ये कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व की ताकतों के अलंबरदार हैं। ठीक है, जमहूरियत है, हर एक को अपनी राय रखने का इख्तियार है, मुझे अपनी राय रखने का इख्तियार है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, अवाम फैसला करेगी, मगर इलेक्शन ही ना लड़ूं
और जहां पर 280 सीट पे मोदी कामयाब हो गए, मैं 2 लोकसभा की सीट लड़ा, मैं जिम्मेदार था। आज गुजरात में पटेल एजिटेशन हो रहा है, डेवलपमेंट मैं कर रहा हूं या नॉन रोक रहा हूं मैं, तो ये डेटा आपके सामने है, उस पर आप देखकर फैसला करिए। वैसी साहब जो एक सेकंड में माइक लेके आ रहा हूं, एक मिनट। हाँ, मेरा नाम अच्युत राव है। मैं बाल कुल संगम के 25 साल से बाल कुल संगम बोल के बच्चों का राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मेरा तालीम पुराना शहर में हुआ है। मैं अभी एक मुद्दा बोला है, मैं कहीं ना कहीं अपने पुराने शहर में देख चुका हूँ। जो भी बच्चे आ रहे हैं बिहार से और गुजरात से और कई लोगों से यहाँ से वर्षा पे आ रहे हैं, हम जब रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ की सियासती लोग क्यों हमारे बीच में आकर ये हमारे को ये रेस्क्यू में हमारे के हर्डिल क्यों बना रहे बोल के। सियासी लोग से क्या मतलब है? ओवैसी साहब की पार्टी सियासी तो वैसे के लिए पुराने शहर के जो भी है, मैं सियासत से थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ। जो भी ओवैसी साहब का सियासती होगा, दूसरे के सियासती होगा, पुराने शहर में बच्चों के इतने परसेंटेज कम है पढ़ाई में, सब में बच्चे पूरे को बेरोजगारी है, लेकिन बच्चों को तो पूरा रोजगारी है। क्यों ऐसा हो रहा है? मगर आप एक बात मान तो रहे ना कि बिहार के बच्चे काम कर रहे चाइल्ड लेबर में, मान रहे ना? ठीक है। अगला सवाल। ओवैसी साहब, हमने जो अपने उसमें एक हेडर डाला है कि वोट कटवा है, दरअसल ये शब्द मुझे बिहार के गांव में घूमते हुए कई मुस्लिम इलाकों में आपके लिए सुनने को मिला। लोगों में आपको लेकर उत्साह से ज्यादा ये बात थी कि ओवैसी साहब आखिर ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, अगर वो वोट काट रहे हैं तो किसके लिए काट रहे हैं। ये मुझे अमूमन जिस भी मुस्लिम इलाके में मैं गई, ये सवाल मेरे सामने आया। आपसे जवाब चाहूंगी, किसके लिए वोट काट रहे हैं आप? नहीं, वोट नहीं काट रहे हैं, वोट ले रहे हैं सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए। 6 सीट लड़ रहे हैं तो इतनी तकलीफ किसको हो रही है? जो 200 सीट लड़ रहे हैं, जो 150 सीट लड़ रहे हैं, उनको तो आपको डिक्शनरी में अलग लफ्ज की इजाद करना पड़ेगा। 6 सीट पर इतना तकलीफ अगर हो रही है तो फिर जो 200 नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं सर, आपको क्यों पर्सनली मैं बोलूंगा, आप तो सीनियर सहाफी हैं, आप लोग मोअज़्ज़िज़ लोग हैं। ठीक है मैडम, हम तो 6 सीट लड़ रहे हैं, 6 सीट लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए हमको, ठीक है, डेमोक्रेसी है। ओवैसी साहब, कुछ युवा हैं हैदराबाद के, उनके सवाल लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेश पांडे है। सर, आपने बताया था कि आपने अररिया, पूर्णिया, किशनगंज को इसीलिए चुना क्योंकि वे जिले विकासग्रस्त है, परंतु ऐसे कई जिले हैं जैसे कि सहरसा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, उनको भी विकास की उतनी जरूरत है। फिर आपने उन जिलों को क्यों नहीं चुना? क्योंकि देश का यह मानना है कि आपने उन जिलों को चुना इसीलिए चुना क्योंकि वे वहाँ की आबादी मुस्लिम ज्यादा है, वहाँ की आबादी। नहीं, ये 6 सीट लड़ रहे हैं तो इतना आसमान सर पे गिर रहा है भाई। अगर 25 लड़ते तो क्या हो जाता नहीं मालूम। लड़ेंगे इंशाल्लाह, तो शुरुआत है। पहले 6 से आगाज करें, पूरा बिहार कवर करेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे मुस्तकबिल। एक और सवाल लेते हैं यहीं के युवा से। नमस्ते सर, मेरा नाम नेहा जोशी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अब पहली बार बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं सीमांचल से 24 सीटों के लिए। नहीं, 6, उसमें 6 अच्छा, 6 सीटों के लिए अब इलेक्शंस लड़ रहे हैं। और वहाँ की अगर वहाँ की पॉपुलेशन देखी जाए तो बिहार में सिर्फ 16.5% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। तो आपको लगता है कि आप जीत पाओगे? क्योंकि जिस तरह से आप भड़काऊ भाषण देते हो, दूसरी पार्टी स्पेशली हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ काफ़ी अपशब्द इस्तेमाल करते हो, आपको लगता है कि लोग आपको वोट देंगे और आपको अपना उम्मीदवार देखना पसंद? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी अपनी बात को रखेंगे और इसमें आवाम फैसला करेगी वोट डालना नहीं डालना। हम सीमांचल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और सीमांचल अंडर डेवलप है। बिहार में पूर्णिया डिवीजन सबसे बैकवर्ड है, तो उसके ऊपर आवाम फैसला करेगी। और आइए अब रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले सवाल का कि क्या भड़काऊ भाषण देकर बांटने की कवायद है? क्या भड़काऊ भाषण देकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं? अरे इस दरिंदे के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, है मेरा सवाल है। अरे मेरी आंख रोती है। अगर कांग्रेस 2004 में इख्तिलाफ पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती,
जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती, तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं होता। आप जानते हैं, मैं जानता हूं इस पर चर्चा हो चुकी है ओवैसी साहब, मगर इसकी प्रासंगिकता और इसलिए बढ़ रही है, यह चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि दादरी की गूंज अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार तक भी सुनाई दे रही है। आप वहां गए, आपके जाने को संगीत सोम मुद्दा उठा रहा है वो शख्स जिसने एक तरह से धज्जियां उड़ा दी वहां कानून की, वो शख्स जो कि निहायत ही विवादास्पद बयान दे रहा है, और आप एक तरह से उसके समकक्ष दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम अकबरुद्दीन उनके समकक्ष दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं सियासत के दूसरे हिस्से में, दूसरे सिरे में। कहां दादरी और कहां ले जाकर आप मिला रहे बिहार में? दादरी में जो हुआ वो तो बदतरीन वाकया हुआ, और मैं गया हूं, मैं हिंदुस्तान का एमपी हूं, मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूं, और मैं गया वहां पर इसलिए कि कई पार्टीज जो थी वो डिस्क्रीट साइलेंस मेंटेन कर रही थी। मैं इसलिए गया क्योंकि वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मोदी आशा भोसले के बेटे की मौत के ऊपर ट्वीट करते हैं, उनको पुरसा देते हैं, मगर इतना बड़ा वाकया हुआ, एक आदमी जो इंडियन एयरफोर्स में कॉर्पोरल है वहां पर काम करता है, उसके बाप को घसीटते मारकर फेंक दिया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्वीट नहीं करते। मैं गया वहां पर और मैं जाकर क्या कहा, मैंने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, जो खातिए गिरफ्तार होना चाहिए, तो इसमें तकलीफ दे बात क्या है, ऑब्जेक्शनेबल बात क्या है? ओवैसी साहब और वहां पर गया मैं। अब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो मुझे 12 मर्तबा परमिशन देकर कैंसिल कर दिया गया, मुझे एक पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और मैं एबीपी प्रोग्राम में एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, उसको आप कैरी भी कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब जब 2 बाई इलेक्शन होंगे मैं उसमें लड़ूंगा। इसलिए लड़ूंगा क्योंकि जब मुलायम सिंह मुझे उत्तर प्रदेश में पब्लिक मीटिंग करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, मैं देखता हूं कि कैसे रोकेंगे मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब पब्लिक के तहत इलेक्शन होगा तो उनको मुझे परमिशन देना ही पड़ेगा उन 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, 1 महीना 2 महीने होंगे, मैं लड़ूंगा इलेक्शन वहां पर जाकर। तो दादरी का जो वाकया है, एक मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर कहता है एक्सीडेंट, एक उनका एक्स एमएलए कहता है कि नहीं गलती हो गई, खून नहीं खोलेगा, और फिर हमारे कल्चरल मिनिस्टर बोलते कि देखिए मार रहे थे तो हाथ पे फ्रैक्चर नहीं है, सर पर फ्रैक्चर है, बच्ची को कुछ नहीं हुआ, वो बच्ची शाइस्ता से मैं मिला हूं, उसके अल्फाज में दोहरा नहीं सकता उससे क्या जुल्म हुआ वहां पर। तो वहां पर जाने से क्या हुआ, वहां पर जाना जरूरी था ताकि उन लोगों के बहते आंसू को पहुंचा जा सके। एक मिनट, एक और सवाल।